बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ समाकलित समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं। इन अभिक्रियाओं के कुछ वेग समीकरण होते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी था, हम वेग समीकरण लिखते थे dx/dt बराबर k और फिर a की सांद्रता, b की सांद्रता और उनकी पावर। अगर हम इन समीकरणों को, जो हम ये समीकरण हमें पढ़ी हैं अभिक्रिया वेग वाली, इन्हें वास्तव में हम अवकलित समीकरण कहते हैं। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन का से सांद्रता और अभिक्रिया वेग और कोटि ज्ञात करना आसान नहीं होता है। उसमें हमें सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचना होता है, फिर उसमें जो स्पर्श रेखा आती है उसके आधार पर स्लोप निकालना होता है, जो साधारणतः बच्चों के लिए कठिन रहता है। तो इससे हम इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालते हैं, समाकलित समीकरण। ठीक है, इसीलिए समाकलित समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो हर अभिक्रिया की समाकलित समीकरण है, लेकिन मुख्य रूप से हमें प्रथम कोटि की जो समाकलित समीकरण होती है उसका हमें ध्यान रखना है। मैं आपको शून्य कोटि और प्रथम कोटि की समाकलित समीकरण बताऊंगा। मान लीजिए हम पहले शुरू करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। देखिए, हम जानते हैं कोई समाकलित कोई भी समीकरण हो, जैसे ए एक बना रहा है यहाँ पे उत्पाद, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो dx/dt अभिक्रिया वेग बराबर होता है k इंटू a की पावर 0। यही हमने पढ़ा था पहले, क्योंकि इसमें अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये a की पावर 0 है, तो इसका मतलब हो गया dx/dt अपॉन k, माने अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर या सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो dx/dt बराबर k हो गया। इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं ds k इंटू dt। अगर हम इस इक्वेशन का समाकलन करें, समाकलन करने पर हमें ये ऐसे प्राप्त होगा dx, समाकलन का ये चिन्ह है जो मैं लगा रहा हूं, k इंटू dt। तो इसका समाकलन, dx का समाकलन आएगा x प्लस i एक समाकलन स्थिरांक है, और इसका आ जाएगा kt प्लस i। यहाँ पे प्लस आई है, भी प्लस आई, प्लस आई से प्लस आई कट जाएगा, x बराबर kt, और ये आ जाएगा k बराबर x/t। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये समाकलित समीकरण है, समाकलित समीकरण। तो इस तरीके से हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण निकालते हैं, और इसकी सहायता से आसानी से वेग स्थिरांक का मान निकाला जा सकता है। k जो होता है, k होता है हमारा वेग स्थिरांक, t समय होता है, और x होता है जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे x कहते हैं। तो k बराबर xt से हम ये निकाल सकते हैं। ये हुई शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण। अब हम निकालते हैं इसी आधार पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं वे समाकलन और अवकलन को आसानी से नहीं कर पाते, इसलिए इसको यहाँ केवल समीकरण हमें याद रखनी पड़ती है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि k बराबर x/t इसकी समाकलित समीकरण है। ये आपको याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इसे उतार लें। ठीक है, अब आएंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। कैसे करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो मान लेते हैं कि इसकी हमने a मोल प्रति लीटर सांद्रता ली, या 0 ये प्रारंभ में स्थिति है,
और ये a माइनस एक्स रह जाता है, यहाँ आ जाता है x t समय पश्चात। t समय जब बीत जाता है तो a में से x मात्रा परिवर्तित होकर क्या हो जाती है, a माइनस एक्स रह जाती है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अगर हम लगाएंगे, जो हम वेग नियम लिखते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से इसमें लिखा जाता है dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स। यदि हम आपको पहली वाली बात बताएं, देखिए आप dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, थोड़ा सा यहाँ और आप देख लें, अभी हम इसे मिटो देंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया था dx अपॉन dt बराबर k, a की सांद्रता, ये इसके लिए बनेगा क्योंकि एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। वहां हमने जीरो लगा दिया था, मैंने उस पर सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब t समय पश्चात, क्योंकि dx अपॉन dt t समय पर वेग है, तो t समय पर dx अपॉन dt बराबर k और सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स। t समय पर अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स। तो हम इसे ऐसे भी लिखते तो भी आपको सीधा आ जाता, ऐसे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो उस आधार पे हमने ये स्टेटमेंट दी है। क्लियर हो गया आपको? चाहे आप इसे ऐसे कर लीजिए, चाहे इसे ऐसे कर लीजिए, दोनों बातें सही हैं। ये आपको इस तरीके से भी आ सकता है। अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू डी। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने पर, समाकलन जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें नहीं आता होगा, तो उन्हें यहाँ पे ये लाइन रट लेनी है, या तो ये समाकलन करना सीख लें और नहीं तो इसे रट लें, याद कर लें, इसे याद करके रखें कि इसके बाद ये आएगा। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे माइनस log आधार e a माइनस एक्स आएगा बराबर kt प्लस सी। ये हम पहले भी समाकलन किया है हमने, ठीक है। तो ये समाकलन हम करेंगे तो क्योंकि स्थिरांक है तो स्थिरांक का कोई नहीं होता है, तो kt प्लस सी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा kt प्लस सी, dt का होता है t प्लस सी, k से इसे मल्टीप्लाई करें तो kt प्लस सी हो। तो इस प्रकार से हमारा ये समाकलन आ जाता है kt प्लस सी, या c की जगह हम i भी लिख सकते हैं। i माने इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c को भी हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं, या kt प्लस i। अब ये हमारी एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1। यदि बात चल रही हो t बराबर 0 की, तो t बराबर 0 अगर होगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में x भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो t 0 यहाँ पर होती है प्रारंभ में, तो x भी कितना है, 0 हो जाएगा। प्रारंभ में x की वैल्यू भी कितनी है, 0। t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो ये आएगा माइनस log आधार e a, x तो 0 हो गया बराबर kt भी 0 हो गया बराबर i, इक्वेशन 2। अब दो में से i की वैल्यू हम 1 में रख देते हैं। i का मान समीकरण 1 में रखने पर मान रखेंगे माइनस log आधार e a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस, ये माइनस log आधार e a, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब ये हमने यहाँ i की वैल्यू रख दी इस वाली इक्वेशन में। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं के टी बराबर, ठीक है, के टी बराबर लिखेंगे, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये log आधार e और ये माइनस की वैल्यू है। जब ये इधर प्लस का आएगा तो ये माइनस की वैल्यू तो बटे में चली जाएगी, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा log आधार e माइनस log आधार e a माइनस एक्स। और आपको log का एक सूत्र याद है, log a माइनस एक्स होता है log a अपॉन एक्स। तो इसे हम कर देंगे k बट्टी log आधार e a अपॉन a माइनस एक्स। अब ये आधार e है, आधार e को हमें चेंज करना है आधार 10 में। ये भी मैंने आपको जब log टेबल बताई थी उसमें मैंने आपको ये भी बता रखा है। तो ये हो जाएगा log e बराबर 2.303 log आधार 10। ये चेंज होता है, आधार 10 को आधार 10 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर 2.303, ये log आधार को बदल रहे हैं हम log a अपॉन a माइनस एक्स। अब ये log आधार 10 है, ये आप 10 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, जब नहीं लिखा रहता है तो 10 ही माना जाता है।
तो ये यहाँ पे टी आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया हमारा प्रथम कोटि का वेग समीकरण। प्रथम कोटि का वेग समीकरण। इसमें k क्या है? k वेग स्थिरांक है। t क्या है? t समय है। लॉग लघुरत्म है। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। a माइनस एक्स t समय पश्चात सांद्रता। और केवल x की बात करेंगे तो वह सांद्रता जो परिवर्तित हुई। ठीक है, तो मैं आपको एक बार लिख भी देता हूं। a प्रारंभिक सांद्रता, अलग अलग लिखूंगा मैं आपको। x परिवर्तित सांद्रता जो बदली, परिवर्तित सांद्रता। और a माइनस एक्स शेष सांद्रता जो अभिकारक की शेष सांद्रता बची, उसे कहेंगे हम शेष सांद्रता। तो इस प्रकार से हमारे ये दो, एक आया था k बराबर एक्स अपॉन टी और एक आ गया k बराबर 2.303 अपॉन टी log a माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको लर्न कर लेना है। जो आपकी ये हमने आपको लिखी है, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। तो ये शून्य कोटि और प्रथम कोटि की वेग समीकरणी हो गई है समाकलित। अब एक टर्म होती है अर्धायु। क्या होती है? अर्धायु। क्या कहते हैं हम अर्धायु, किसे कहते हैं? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे हम इसे भी लगा के दिखाएंगे आपको अर्धायु क्या है। तो टॉपिक हुआ हमारा अर्धायु, हाफ लाइफ पीरियड अंग्रेजी में कहते हैं। अर्धायु क्या है? अर्धायु वह समय है जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है। जितनी सांद्रता उसकी है, अर्धायु बीतने पर उसकी सांद्रता हमेशा आधी रह जाएगी। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, याद रखेंगे, अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी रह जाती है, घटकर आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाता है या अर्ध आयु कहलाती है। इसे टी, स्मॉल टी बनाओ और उसके नीचे हाफ, टी हाफ या टी अपॉन 2 ऐसे भी लिखते हैं, टी अपॉन 2 या टी 0.5 ऐसे भी लिखते हैं, या टी 50% से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तरीके से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे T1/2 से करेंगे। ठीक है, अब ये होगी हमारी अर्धायु की परिभाषा। अर्धायु का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक की सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है। कितनी है? 10। और वो 15 मिनट में 5 मोल प्रति लीटर रह जाता है। तो 15 मिनट में 5 मोल माने 10 का 5 रह गया। तो इसकी अर्धायु कितनी है? 15 मिनट। कितनी मिनट है? 15 मिनट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, अब 5 से 2.5 करना है, तो 5 से 2.5 करने में भी उसे कितना समय लगेगा? 15 ही मिनट लगेगी। अर्धायु हमारा निश्चित मान होता है जो अभिकारक की सांद्रता को आधा कर देता है। ठीक है, तो अर्धायु के क्या सूत्र बनेंगे वो हम सीधा वेग समीकरण से देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण से। तो अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता में संबंध, ये हम प्रथम कोटि के आधार पर लेंगे। इसके आधार पर लेंगे प्रथम कोटि के आधार पर। प्रथम कोटि की समीकरण, प्रथम कोटि की वेग समीकरण क्या है भाई? k बराबर 2.303 अपॉन टी, लोग मैंने कहा था इसे याद कर लेंगे, a अपॉन ए माइनस एक्स। यहां हम चूंकि t बराबर टी हाफ ले रहे हैं कि समय कितना हो रहा है? अर्धायु के बराबर। तो जो प्रारंभिक सांद्रता तो a है, तो शेष कितनी बचेगी? a की आधी। तो
a माइनस एक्स बराबर रह जाएगा a बटे 2, क्योंकि शेष कितना बचेगा, आधा, तभी तो अर्धायुकाल बनेगा। t बराबर t हाफ a माइनस एक्स बराबर a बटे 2। मान रखिए k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a बटे 2। अब a से कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 2.303 अपॉन टी और log 2, और log 2 की वैल्यू तो आपको याद कराई थी मैंने, 0.3010, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये गुना करेंगे हम 2.303 की 0.3010 से, 0.6932 अपॉन टी को हम यहाँ टी हाफ कर लेंगे, क्योंकि टी क्या ले लिया हमने, टी हाफ। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र आ गया, k बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। या हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन k। तो यहां आप देखेंगे कि जो अर्धायु है, इस प्रथम कोटि के विक्रिया में अर्धायु का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 मोल प्रति लीटर 5 मोल प्रति लीटर में 15 मिनट में रह जाता है, तो 5 से 2.5 भी कितना रहेगा, 15 मिनट में, क्योंकि वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि इसकी सांद्रता कितनी है, बस इस बात पे निर्भर करेगा कि इतने समय में वो आधा रह जाएगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको ये संबंध स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि इस सूत्र में से a अब गायब हो गया। a क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता। तो इस सूत्र बताता है कि अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम यहाँ इतना करने के बाद एक नोट इसके नीचे डालेंगे, अतः स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल या अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गई हमारी अर्धायु और प्रथम कोटि पर अर्धायु की क्या प्रभाव रहता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ने जाएंगे कि किस प्रकार से हम कुछ आपको टेक्ट बताएंगे 5-6 तरीके के, जिससे हम अभिक्रिया कोटि याद कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे कि किस प्रकार से ये हमारी समीकरण बन रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अभिक्रिया की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है वो अच्छी तरह याद कर लेंगे, अर्धायुकाल याद कर लेंगे, और ये एक रिलेशन याद कर लेंगे। ठीक है, 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न जो आपको पता करने हैं, उसमें इस बार की जो 3 प्रश्न है वो आपको वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ये आपको उस लिंक में ही देखना है, जो लिंक हम देते हैं। इस लिंक को मैं आज जो वीडियो होगी उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को रखूंगा, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। जो बच्चे केवल हमारे वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अगर वो 3 प्रश्न देखने हैं तो वो उस लिंक पर देख सकते हैं। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू।